नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बडनेरा मार्ग पर कुख्यात बदमाश की नृशंस हत्या, हमलावर भी हुए घायल। पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट, थाने में किया आत्मसमर्पण। अमरावती के गोपालनगर में देह व्यवसाय का पर्दाफाश, एक युवक सहित 2 महिला गिरफ्तार। प्लास्टिक बंदी को लेकर मनपा टीम सक्रिय, सैकड़ों किलो प्लास्टिक जब्त। बुल्ढाना के बैंक अधिकारी ने कर्ज के बदले किसान पत्नी से की शरीर सुख की मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। अनेकों गंभीर वारदातों में नामजद कुख्यात बदमाश द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ बडनेरा रोड स्थित एक बियर बार के सामने पहुंच जबरन शराब की मांग करते हुए विवाद के दौरान जहां उस कुख्यात बदमाश को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो उसके अन्य 2 साथी अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। मृतक युवक का नाम विक्की उर्फ नीलेश गोंडा ने बताया गया है, जबकि घटना के दौरान विक्की के 2 साथी मौके से भागकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे हैं। इन दोनों के नाम अनिरुद्ध वानखेड़े व गोलू सोपानकर बताया गया है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार चौरेनगर निवासी विक्की गोंडा ने संजय गांधी नगर निवासी अनिरुद्ध वानखेड़े व गोलू सोपानकर एक दुपहिया पर सवार होकर बीते शुक्रवार की मध्यरात करीब 1:30 बजे बडनेरा रोड के ज्योति कॉलोनी स्थित सिमरन बार शराब पीने के उद्देश्य से पहुंचे थे, लेकिन सिमरन बार बंद हो चुका था। यहाँ पहुंच इन तीनों ने बार के कर्मचारी से शराब की मांग की, लेकिन बार बंद होने की बात कहते हुए बार कर्मियों ने शराब ना देने की बात कही, जिससे दोनों के बीच विवाद होने लगा। इस बीच बार कर्मियों ने फोन कर बार मालक घनश्याम दौलतराम रामखेनी उम्र 38 व वसंत दौलतराम रामखेनी उम्र 43 रामपुरी कैंप निवासी जो घर जा रहे थे, रास्ते से ही वापस लौटे। यहाँ पहुंचते ही विक्की व उनके साथियों तथा रामखेनी भाइयों के बीच विवाद होना प्रारंभ हुआ। बताया जाता है कि विक्की गोंडा ने विवाद दौरान अपने पास से चाकू निकालकर घनश्याम के गुप्तांग पर चाकू से वार किए, जबकि चाकू का एक वार वसंत के कंधे पर भी किया गया। दोनों में गुत्थम गुत्था के बीच घनश्याम ने विक्की को जकड़ लिया था, जबकि विक्की के एक हाथ जो घनश्याम पर चाकू से हमला करने के दौरान घनश्याम ने विक्की को दोनों हाथों से पकड़ दूसरी ओर घुमाया ही था कि विक्की के दोस्त का चाकू का वार विक्की के पेट में जा घुसा। ऐसा कहना रामखेनी भाइयों का है, जबकि मृतक विक्की के अन्य एक साथी का आरोप है कि रामखेनी भाइयों ने अपने पास से चाकू व लकड़ी से वार कर विक्की को जहां मौत के घाट उतारा है, वही उस ईंट से हमला किया, जिससे अनिरुद्ध के सिर में चोट आई। वह जान बचाकर पास की झुनका बाकर केंद्र में जा छुपा। घटना के दौरान गोलू सोपानकर भी फरार हो गया, जिसके बाद दोनों रामखेनी भाई घटनास्थल पर ही बैठे रहे। जब बडनेरा पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो मौके पर पहुंच पुलिस ने शव को इरविन के शवागार भिजवाया, जबकि घायल रामखेनी भाइयों को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। रामखेनी भाइयों में से एक का आपराधिक पृष्ठभूमि बताई गई है। पुलिस के सूत्रों की माने तो रामखेनी भाइयों ने घटना के दौरान संभवतः बार में से चाकू मंगाया और इस चाकू से विक्की पर वार कर उसे मौत के घाट उतारा हो। फिलहाल जो भी हो, पुलिस सिमरन बार के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर वास्तविकता की जांच की जाएगी। बडनेरा पुलिस विक्की गोंडा ने व उसके साथियों के खिलाफ दफा 307 के तहत तथा रामखेनी भाइयों के खिलाफ 302 व दफा 201 के तहत मामला दर्ज करने के समाचार है। 7 जन्म का साथ निभाने वाला पति ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की सनसनीखेज घटना ने
पति द्वारा अपनी पत्नी के जीवन सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लगने लगे हैं। जानकारी के अनुसार नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के हबीबनगर निवासी यास्मीन नीलोफर व उसके पति शेख रशीद शेख हबीब के बीच कई दिनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था। बीते शुक्रवार की शाम भी यास्मीन व शेख रशीद के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। तू मैं से प्रारंभ हुआ। विवाद इतना गहरा गया कि तैश में आकर शेख रशीद ने यास्मीन के पेट में गुप्ती जैसे किसी तीक्ष्ण हथियार से लगातार 30 से 35 घाव कर यास्मीन को खून से लहूलुहान कर दिया था और स्वयं नागपुरी थाना में पहुंच आत्मसमर्पण कर दिया था। पड़ोसियों ने खून से लथपथ यास्मीन को इरविन में भर्ती किया था, जहां उपचार दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। शेख रशीद को पहले दफा 307 और फिर दफा 302 के तहत गिरफ्तार किया गया है। पिछले कई माह से शहर के गोपाल नगर स्थित नुरसिया कॉलोनी में चल रहे जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारकर राजापेट पुलिस ने 2 युवतियों सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम नितिन नेमाने बताया जा रहा है, जो कारंजालाड़ का निवासी है। विस्तृत जानकारी के अनुसार राजापेट थाना क्षेत्र के गोपाल नगर स्थित नुरसिया कॉलोनी में किराए का मकान लेकर जिस्म फरोशी का व्यवसाय किए जाने की शिकायत राजापेट पुलिस को प्राप्त हुई थी। यह देह व्यवसाय की करता धरता नवाते निवासी शिरभाते नामक महिला होने की जानकारी भी पुलिस शिकायत में की गई थी। हालांकि पुलिस अपने मुखबिरों से इस देह व्यवसाय अड्डे पर छापा मारने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन उनके छापे के योजना दौरान कोई पुख्ता जानकारी नहीं होने से पुलिस नाकामयाब हो रही थी। तो इस अवैध धंधे से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी से त्रस्त लोगों ने क्षेत्र की पार्षद को यह जानकारी दी थी। प्रकरण असा आहे, गोपाल नगर मधल्या नरसिया सरस्वती कॉलनीमध्ये राजीव गांधी शाळेला लागून एक घर आहे आणि उच्चभ्रू लोकांची ती वस्ती आहे। त्या वस्तीत नवातेला जी एक महिला राहत होती शिरभाते नावाची, त्या महिलेने तिथे 23 लाखाला एक घर घेतलं विकत आणि तिथे गेल्या 5 वर्षापासून तिचा चांगला व्यवसाय चालू होता। नागरिकांच्या कानावर कुणकुण होती, 2-3दा पकडलंही, राजापेठ पोलीस स्टेशनला तक्रारी सुद्धा दिल्या, पण तिच्यावर काही कारवाई झाली नाही किंवा तिच्या व्यवसायाचा बंदोबस्त कोणी काही करू शकलं नाही आजपर्यंत। उलट ती ज्यांना मारहाण करत होती, शिवीगाळ करत होती, यांच्या घरावर गुंडे पाठवत होती, म्हणून हे लोक पूर्ण धास्तावलेले होते। गेल्या 3 दिवसापूर्वी यांनी मला एक निवेदन दिलं सगळ्या आजूबाजूच्या नागरिकांनी की ताई तुम्ही जर हे यांना सोडवू शकत असाल तर ठीक, नाहीतर आम्ही आमचे घर विकून इथून दुसरीकडे जातो। म्हटलं तुम्ही घर नका विकू, मी वर्षाच्या मुली पोरं तोंडाला बांधून सगळे येणारे त्यांच्या गाड्यांचे नंबर घेतले, तिथला पूर्ण अभ्यास केला की ही गोष्ट खरी आहे 100% आणि राजापेठचे पीआय आपले सुरवंशी साहेब आणि लासूरकर दादा सुनील भाऊ लासूरकर यांच्याशी चर्चा केली की सर मी हे काय करू शकतो, तुम्ही मला कोणत्या प्रकारची मदत द्याल। त्यांनी सांगितलं की ताई तिथे कोणी आल्यानंतर मला लगेच फोन करा आणि त्याचप्रमाणे आज जसंही फोन केला अशोक भाऊ वाटाने ताबडतोब गाडी घेऊन आले आणि मुद्देमाला सहित त्यांच्या घरातल्या सगळ्या व्यवस्थेसहित आपण तिला पकडून थाण्यात आता आले। आज दोपहर जैसे ही शिरभाते नामक देह व्यवसाय की मुखिया द्वारा लिए गए किराए के रूम में 2 महिलाएं व एक युवक मौजूद होने की सूचना पुलिस को मिलते ही उपनिरीक्षक ठाकुर व उनकी टीम ने छापा मारा। इस छापे में मौके से एक युवक तथा 2 महिलाएं व उनकी मुखिया को धर दबोचा गया। अकोला से अमरावती हाईवे स्थित होटल सेनापति से कॉटन मार्केट के बीच शनिवार की दोपहर एक ट्रक की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। घटना इतनी विभत्स थी कि वृद्ध का शव क्षत विक्षिप्त हो गया था। मृतक का नाम हरिभाऊ नागोलकर बताया गया है। इस घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी के अनुसार राजस्व कॉलोनी जूनी बस्ती निवासी तथा पंचायत समिति के पूर्व कर्मचारी हरिभाऊ नागोलकर अपनी दुपहिया क्रमांक MH30 M 8048 से कहीं जा रहे थे। इस बीच कॉटन मार्केट से माल खाली कर अकोला की ओर जाने के दौरान अज्ञात ट्रक की चपेट में हरिभाऊ की दुपहिया को अज्ञात ट्रक ने ठोस मार दी। इस घटना में हरिभाऊ की मौके पर ही मौत हो गई। मूर्तिजापुर पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंच पुलिस टीम ने बाधित यातायात को सुचारू किया तथा हरिभाऊ के क्षत विक्षिप्त शव को फावड़े से एकत्रित कर जिला सामान्य अस्पताल के शवागार भिजवाया। शनिवार 23 जून 2018 से भारत के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्माकोल बैन हो गया है।
अधिसूचना के मुताबिक प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी कोई भी चीजें अगर घर या दुकान पर रखी या इस्तेमाल किया तो 5 से 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा तथा जेल भी हो सकती है। राज्य में प्लास्टिक और थर्माकोल के अयोग्य भंडारण, क्रय विक्रय और इस्तेमाल को संज्ञेय और सजा योग्य अपराध करार दिया गया है। नए कानून में मैन्युफैक्चरर्स को छूट, रिटेलर्स को जुर्माने का विरोधाभासी रुख अपनाया गया है। सरकार ने निर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं को अपने मौजूदा स्टॉक का निपटान करने और प्लास्टिक की जगह कुछ और विकल्प के लिए 3 महीने का समय दिया था, जो 22 जून को खत्म हो गया है। इसी क्रम में शनिवार से अंबानगरी अमरावती में भी प्लास्टिक व थर्माकोल बंदी को लेकर मनपा की टीम सक्रिय नजर आई। मनपा के एक अधिकारी ने बताया है कि शहर के 5 जोन के तहत 5 अलग अलग टीम गठित की गई है। प्रत्येक टीम में अधिकारी सहित 10 कर्मचारियों का समावेश है। इन टीम ने शहर के चित्रा चौक, महेंद्र कॉलोनी परिसर के प्रतिष्ठित फर्मों से सैकड़ों किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया गया, जबकि इन फर्मों के संचालकों से 40,000 के आसपास जुर्माना वसूला गया। आम्ही आज कल्याण केंद्र एक पान मटेरियलचं दुकान आहे, त्यात कार्यरत जवळपास 28 किलो आम्ही माल जप्त केला प्लास्टिकचा आणि त्याच्यावर 10,000 दंड पण केला। हे अशी चालू राहणार सतत कंटिन्यू, कारण आमचे संपूर्ण 5 झोनचे सहाय्यक आयुक्त आणि सॅनिटरी इन्स्पेक्टरच्यामध्ये कार्यरत आहे आणि आमचे मेडिकल ऑफिसर आणि सहाय्यक मेडिकल ऑफिसर पण आहे। कमीत कमी एका झोनमध्ये 10 ते 12 कर्मचारी ह्या कामात आपले दैनंदिन काम सांभाळून, साफसफाईचे काम सांभाळून ह्या कामात सामील राहील। ह्या जसं म्हणजे प्रोसेस आहे, जरा लोकांना म्हणजे सवय आदत पडेपर्यंत हे काम आपलं काम सांभाळून हेही कामात त्यांना लक्ष द्यावं लागेल, असं काम सतत चालू राहील। वही दूसरी ओर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि मनपा प्रशासन शायद प्लास्टिक बंदी के लिए 23 जून के इंतजार में था। प्लास्टिक प्रतिबंध कार्रवाई करने वाले टीम के पास किसी प्रकार का सरकारी अध्यादेश नहीं होने के बावजूद मनपा की यह टीम सीधे कुछ फर्मों में प्रवेश कर प्लास्टिक बंदी की कार्रवाई करती नजर आई। अचानक होने वाली कार्रवाई से व्यवसायियों व मनपा टीम कर्मियों के बीच जमाकर कहासुनी भी हुई। मनपा टीम कर्मियों के पास ना ही पहचान पत्र और ना ही ड्रेस कोड रहने से प्लास्टिक प्रतिबंध कार्रवाई के दौरान तनाव की स्थिति निर्माण हुई। तो बताओ ना, जीआर बताओ, चलो तो फिर आप मेरे को कैसे निकल जाए? सबको दिया, दुकान बंद कर दी, लाख रुपए जो हमारे गल है हम वो चलेंगे। अरे जीआर बताओ पहले, जीआर बड़े हैं जो तंबू गाड़ के अपने बाल बच्चों को लेकर सब जगह दुकान में बैठो, लगा के अल्लाह नहीं करना कि क्या करना। कार्रवाई करने वाले टीम के प्रमुख और ना ही कर्मियों को प्लास्टिक बंदी कार्रवाई के नियमों की पुख्ता जानकारी नहीं होने से भी उनमें संभ्रम की स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में मनपा टीम के साथ आगामी दिनों किसी व्यवसाय की हाथापाई होने से भी नकारा नहीं जा सकता है। यही है कि पन्नी माने पन्नी, आप टोटली पन्नी बंद करना चाहते हैं ना, हमको मान्य है, लेकिन आप बड़ी जो कंपनियां हैं उनके पीछे लगो ना पहले, और जो प्रोडक्शन कर रहा है पन्नी का आप वहीं से बंद कराओ, तो छोटे बास के आएंगे ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया है कि बड़ी जो पन्नियां है, जो बड़ी कंपनी है, जो ये पैकिंग निकालती है, उसको आप अवॉइड नहीं करते। सत्ता पाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत का नारा दिया गया था। इस घोषणा से जनता में स्वच्छ भारत बनाने की अभिलाषा जाग उठी और भाजपा सरकार को भारी समर्थन देकर जनता ने भाजपा को प्रथम सम्मति दी। मोदी सरकार स्थापित होने पर विविध योजनाओं के साथ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इस संदर्भ में खुद प्रधानमंत्री साफ सफाई करते नजर आए, लेकिन बावजूद इसके कई शहर गंदगी से लबालब भरे नजर आ रहे हैं। शहर के गढ़गड़ेश्वर प्रभाग में चारों ओर गंदगी फैली नजर आ रही है। यहाँ मनपा के सत्ता में बैठे पार्षद परिसर में चुनाव के बाद नजर ही न आने से जनता में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। यहाँ की नालियों का निर्माण पूर्व पार्षदों द्वारा किया गया था, लेकिन अब इन नालियों में 3-3 फीट का कचरा जमा होने से नागरिकों को भारी दिक्कतें आ रही है। परिसर के कुछ नागरिकों ने बताया कि यहाँ सुअर भी घरों में घुस रहे हैं। हेच आता इथं नाल्या म्हणजे भरलेल्या उपसनं नाही आहे, ते लोक येणार नाही आहे, स्लीपर लोक येत नाही, नगरसेवकाचं लक्ष नाही आहे आणि ते त्या रोजी ते डुक्कर मेलं होतं आमच्या घरासमोर, ते आम्हाला वर्गणी करून उचला लागलं। कंप्लेंट करून ते त्याच्या घरी गेलो होतो, म्हणजे माझ्या घरी लग्न आहे,
नाही ते म्हणा जसे आम्ही सांगतो तसे येत लोक येत नाही, स्लीपर लोक आम्ही सांगतो त्याले. हे आमच्या इथची नालीचा प्रश्न कमीत कमी जवळपास मी 5-6 वर्ष झाली इथे राहून आलो, पण आजपर्यंत उपसल्या गेलेली नाही आहे. आणि ही नाली जवळपास आम्ही म्हणजे जुन्या नगरसेवकालाही सांगितली आणि नवीन नगरसेवकाला सांगितली आहे, पण नवीन नगरसेवक आहे खरडताई ताई चांगले कार्य आहे, पण विषय असा आहे की बा त्यांच्या इकडनं त्यांचे जे महानगरपालिकेचे कार्यकर्ता आहे ते ऐकत नाही असं ताईचा आरोप आहे का? नाही, त्यांचा आरोप असाच आहे किंवा आम्ही त्यांना पाठवतो, पण ते आठवड्यातून एक वेळा आमच्या इथं त्यांचं म्हणणं आहे की बा पाठवतात ते शुक्रवारी. तसं पण महानगरपालिकेचा एक नियम निघाला, रोज साफसफाई व्हायला पाहिजे वार्डाची. बरोबर आहे ना, पण कधीच ह्या गोष्टी आमच्या इथं कधीच घडल्या नहीं, नाली साफ करने वाला नहीं, येऊन चालले जातात, पायतात आणि निघून जातात. इस संदर्भ में हमारे संवाददाता इस प्रभाग की पार्षद सुनंदा खरड़ से जानकारी लेने पहुंचे, तब पार्षद ने बताया कि यहाँ साफ सफाई ठेकेदार को स्वच्छता ठेका दिया गया है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी कार्यभार से परिसर की यह हालत हुई है. म्हणजे प्रशासनाचे हे जे कामगार आहे ते सगळे काम चुकार आहे, ते काम करत नाही, ते सांगतात की आम्ही ऑनलाईनचं काम करतो. सगळे नगरसेवक या डुकराविषयी पाठपुरावा करत आहे आणि या डुकरामुळे जास्त नाली खराब होत आहे. आणि दुसरा प्रश्न असा की लोक याच्यामध्ये लोकांची ही चूक आहे. स्वतः सर्व नागरिकांनी सहकार्य करायला पाहिजे स्वच्छ भारत अभियानमध्ये, जसं मोदीजींनी सांगितलं त्याप्रमाणे. पण लोकांचं अजिबात सहकार्य नाही. लोकांना असं वाटतं सर्व हे प्रशासनाने केलं पाहिजे, परंतु प्रशासन एवढ्या मोठ्या भागात हा सगळं अनडेव्हलप एरिया आहे, इकडे सुद्धा नवीन वस्ती दररोज एक नाव घेतलं की एक कॉलनी तयार होते. और परिसर के आम नागरिकों ने भी स्वच्छता रखकर अपने घर में निकला हुआ कचरा नाली में न डालकर सहयोग करने का आह्वान पार्षद सुनंदा खरड़ ने किया है. इस परिसर में घरों का निर्माण कार्य शुरू है, लेकिन पुराने घर का मलबा नालियों में घुसने से नालियां ओवरफ्लो होकर बह रही है. ऐसी जानकारी भी पार्षद सुनंदा खरड़ ने दी है. जसा पाहिजे तसा केल्याने जो महत्त्वाचा आहे, याच्याऐवजी गार्डन महत्त्वाचे नव्हते. गार्डनच्या ऐवजी यांनी जर नाल्या रस्ते केले असते तर लोकांना भरपूर सुविधा झाल्या असत्या. माझा विरोध फक्त ते गार्डन बनवले त्याला आहे, त्या गार्डनशी काही यांचा लोकांचा जास्त संबंध येत नाही. माझं मी पूर्ण लक्ष देणार आहे. बुल्डाना जिले के ग्राम दाताला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पहले ही राज्य के किसान फसल को लेकर सदमे में है. उन्हें बैंकों द्वारा फसल कर्ज मिलने में भारी दिक्कतें आ रही है. बैंक अधिकारी किसानों को कर्ज देने हेतु प्रताड़ित कर रहे हैं. बुल्डाना जिले के ग्राम दाताला का किसान अपनी पत्नी के साथ फसल कर्ज मिलने हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में पहुंचे. शाखाधिकारी ने उनके कागजातों की जांच कर उन्हें मोबाइल नंबर मांगा और बाद में किसान के मोबाइल पर बैंक शाखाधिकारी राजेश हिवसे ने किसान के पत्नी को फोन पर शारीरिक सुख की मांग की. इस संभाषण की रिकॉर्डिंग उक्त महिला ने की और वह रिकॉर्डिंग के आधार पर मलकापुर थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई. महिला के रिपोर्ट के आधार पर मलकापुर थाना के पुलिस निरीक्षक BR गावंडे की मार्गदर्शन में सेंट्रल बैंक शाखाधिकारी राजेश हिवसे तथा शिवाई मनोज चौहान के खिलाफ कलम 108/18, कलम 354 भादवी सह कलम 3W एक अनुसूचित जाति जमाती के प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है. दिनांक 21/6/18 रोजी पीडित फिर्यादी हिने पोलीस स्टेशन मलकापूर ग्रामीण येथे रिपोर्ट दिला की सेंट्रल बँक शाखा दाताळा येथील शाखा व्यवस्थापक हिवसे आणि तेथील चपराशी श्री चव्हाण यांनी फिर्यादीस तिचे पतीचे कर्ज प्रकरणासाठी मंजूर होण्यासाठी शरीर सुखाची मागणी केली. मोबाईलवर पोस्टेला त्यांच्या विरुद्ध फिर्यादीच्या कंप्लेंटवरून तात्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 354 विधायभंग तसेच अटक जे कलम आहेत त्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास माननीय SDPO साहेब मलकापूर हे करीत आहेत. आरोपीचा शोध सुरू आहे. आगे की जांच पुलिस उपविभागीय अधिकारी गिरीश बोबड़े के मार्गदर्शन में शुरू है. इस शर्मनाक घटना से पूरे परिसर में सनसनी फैली हुई है. बुल्डाना से हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम भातुरकर की रिपोर्ट. खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज. होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में. डीजे पार्टी हॉल,
बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन। खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें। राज्य सरकार ने किसानों को फसल कर्ज देने के स्पष्ट निर्देश बैंकों को दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके बैंकों द्वारा कर्ज पाने हेतु किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक और किसानों की तुअर अभी भी नाफेड द्वारा खरीदी रोकने से घर में ही पड़ी है, और तो और बेची गई तुअर के दाम भी अब तक कई किसानों को नहीं मिले हैं। इसलिए नई बुआई के लिए किसानों ने बैंकों द्वारा कर्ज मिलने के लिए गुहार लगाई, लेकिन बैंकों द्वारा किसानों को फसल कर्ज नहीं मिल रहा है। इस वजह से विधायक बच्चू कडू ने स्थानीय विश्राम भवन में जनता दरबार लेकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। काही तक्रारीचा जनता दरबार बोलावला होता निवड बँकच्या संदर्भात। आता आमच्याकडे प्रकरण येत आहे 2013, 14, 12, 7, 8 अशा लोकांचे काही कर्जच माफ केले नाही आणि बँकेकडे लिस्ट लागली नाही, त्याच्यामुळे आता नवीन कर्ज भेटत नाही आणि पीक सुद्धा उभं राहत नाही। अशा विचित्र अवस्थेत सध्या शेतकरी आहे, त्याचा एक नमुना आता आमच्याकडे सादर झालेला आहे। जनता दरबारातून आता असे 10 ते 15 तक्रारी आमच्याकडे आल्या। आम्ही 22-25 तारखेला लगेच याची मीटिंग घेऊन याचा निकाली काढण्याचा प्रयत्न। चर्चा खत्म होने के बाद हमारे संवाददाता ने प्लास्टिक बंदी के बारे में विधायक बच्चू कडू से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि हम प्लास्टिक बंदी का समर्थन करते हैं, लेकिन यह बंदी पूरी तरह से लागू होती या फेल होती है यह सरकार निर्भर करता है। पण माझं असं म्हणणं आहे, बंदी गुटखा बंदी झाली, दारू बंदी झाली, वरली मटका बंदी आहे का? ते याच्यात दम आहे का बंद करायची? आम्ही सांगतोय याच्यात दम जर असेल तर मंत्रालयाच्या मी विधानसभेमध्ये मंत्रालयाच्या बाजूने गुटखा भेटतो। कायदे करून चालत नाही हो, कायदे अंमलबजावणी करण्यात खऱ्या अर्थानं यश आहे। निवड कायदे करून थोडं होत असतं। आम्ही त्यांना सांगतोय का मंत्रालयाच्या बाजूने विधानसभेत जर गुटखा बाजूने भेटत असेल तर गडचिरोलीची गुटखा बंदी कशी होणार, कशी प्लास्टिक बंदी होणार आहे? कायद्याचं जरब राहिलं नाही आणि कायद्याचं जरब राहिलंय तर मग ते पैसे खाण्याची यंत्रणा सुरू होऊन जातं। आपण पाहतो का त्याचे परिणाम भेटतच नाही आणि म्हणून निवड आम्ही पाहतो का तुम्ही डायरेक्ट कारखान्यावर बंदी घाला ना, तुम्हाला घालायचीच असेल तर कारखाने सगळे जितके कारखाने हिंदुस्थानामध्ये आहे ते 1 डे मध्ये बंद करा, विषय संपा। पण मी नाही काय म्हणते, मी नाही त्यातली कडी लावातली असं सरकारचा कारभार आहे। इस दरमियान जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वड़तकर, वसु महाराज, दरियापुर तालुका प्रमुख चौधरी आदि उपस्थित थे। अमरावती के केंद्रीय कारागृह में सजायाफ्ता कैदियों के खुशी का ठिकाना शनिवार को उस समय नहीं रहा जब इन कैदियों की उपस्थिति में उनके शिक्षारत बच्चों को शैक्षणिक सामानों का वितरण किया गया। अपने बच्चों को सामने पाकर अनेकों कैदियों की आंखें छलछला आई, तो वही इन कैदियों के बच्चों ने भी अपने पिता भाइयों से मिलकर जी भरकर बातें की। यह बताना जरूरी नहीं है कि कैदी भी हमारे समाज का विभिन्न अंग है। पल भर के गुस्से में उनके हाथों हुई गलती की वजह से वे जेल की 4 दीवारों में कैद रहते हैं। ऐसे में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहती है। फिलहाल कक्षा 10वीं तथा 12वीं के नतीजे घोषित किए गए हैं। इनसे उत्तीर्ण विद्यार्थी किसी कैदी के बच्चे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामानों का वितरण करते हुए सामाजिक दायित्व निभाने के लिए वरहाड़ सामाजिक संस्था ने आगे कदम बढ़ाते हुए शनिवार को कैदियों की उपस्थिति में 1ली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूली बैग, रजिस्टर, कंपास, बुक्स आदि का वितरण किया गया। इन बच्चों में 18 छात्राएं तथा 19 छात्रों का समावेश था। कार्यक्रम पश्चात सभी बच्चों को भोजन भी कराया गया।
इस दौरान जेल अधीक्षक रमेश कामले, अशोक जाधव, वरहाड संस्था के श्रीमती वैद्य, नागदिवे, वीना वरहाडे, जया खरडे, प्रमिला मेश्राम, वनमाला महाजन आदि उपस्थित थे। सरकारी वाहन में सवार होकर खल्लार पुलिस थाने में कार्यरत एक हेड कांस्टेबल ने दरियापुर के एक बियर बार में शराब का दौर समाप्त करने के बाद नशे में बड़बड़ाने लगा। इस पुलिस कर्मचारी द्वारा शराब के नशे में हंगामा मचाने से बार में मौजूद अन्य ग्राहकों में घबराहट फैल गई। खाकी गई इस कारनामों की चर्चाओं का बाजार दरियापुर के गली गली में व्याप्त है। बताया जाता है कि दरियापुर क्षेत्र में हरदम ही खल्लार पुलिस के वाहन व कर्मचारी शासकीय कार्यों से आते हैं, जहां अमरावती दरियापुर मार्ग के एक बियर बार में शराब की चुस्कियों के दौर में मस्त रहते हैं। बीते शुक्रवार की रात 9 से 10 बजे के दौरान खल्लार पुलिस का वाहन अमरावती रोड के तहसील के पास एक बियर बार में शराब का आनंद लेने के लिए रुकते हैं। बता दे कि किसी भी सरकारी वाहन से आकर बियर बार में शराब का उपयोग करना गैर कानूनी है। बावजूद इसके खल्लार पुलिस ने अपना वाहन क्रमांक MH27AA0427 इस बार के सामने खड़ा कर यहाँ शराब की चुस्कियों के साथ ही भोजन भी किया। इस दौरान इन पुलिस कर्मचारियों को नशा चढ़ते ही इनके तौल बिगड़ने लगे, जिसे देखकर बार में मौजूद ग्राहकों को आश्चर्य होने लगा। इन पुलिस कर्मियों की ज़बान भी लड़खड़ाने लगी थी और फिर लड़खड़ाते कदमों से सरकारी वाहन में सवार होकर अपने मार्ग पर रवाना हो गए। इस नज़ारे को लेकर शहर में हर कोई चटकारे लेकर बातें कर रहा है। इस संदर्भ में खल्लार के थानेदार से संपर्क किए जाने पर उन्होंने इन कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी देने में असमर्थता जताई है और जानकारी चाहिए तो सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने की बात कही। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होली की यह रिपोर्ट। केवल 5000 के व्यवहार को लेकर हुए विवाद में 3 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। यह घटना खामगांव तहसील के पारखेड़ में घटी। उपविभागीय पुलिस अधिकारी ने जांच चक्र चलाकर शीघ्र ही कुछ घंटों में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। घटना की जानकारी मिलते ही शेगांव रेलवे पुलिस निरीक्षक परदेसी, भूसावल रेलवे अपराध शाखा पुलिस निरीक्षक सुरेश सरडे, जलम पुलिस स्टेशन के थानेदार संदीप गाड़े सहित उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल ने घटनास्थल पहुंचकर जांच चक्र घुमाया और 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार खामगांव तहसील अंतर्गत पालखेड़ के संतोष सदाशिव फंडाट MIDC में पवन होटल के सामने भाजी वाले का व्यवसाय करता है। इसका एक भाई गुजरात में है। संतोष का भांजा राजू रामदास नेथाड़ खांडवी तहसील जलगांव जामोद निवासी पिता के मरने के पश्चात पारखेड़ रहने आ गया था। यहाँ ऑटो और काली पीली चलाता था। इस बीच संतोष फंडाट के परिवार के साथ 5000 का व्यवहार बाकी था। 21 जून की रात राजू नेथाड़ आया और संतोष के साथ विवाद किया। पारखेड़ गांव की बिजली बंद थी। रात 12 बजे संतोष फंडाट, उसका चाचा गणेश लक्ष्मण नायसे और नाबालिग लड़का मुन्ना संतोष फंडाट तीनों ने मिलकर राजू नेथाड़ को गला दबाकर जान से मार दिया। इसके बाद राजू नेथाड़ की लाश को ऑटो में डालकर नांदुरा दूध डेयरी के करीब रेलवे ट्रैक पर डाल दिया और वापस पारखेड़ पहुंचकर घर में सो गए। लेकिन रेलवे ट्रैक पर एक भी रेलगाड़ी वहां से नहीं गुजरी, जिस कारण राजीव की लाश नहीं कट पाई। रेलवे ट्रैक पर लाश की खबर मिलते ही शेगांव रेलवे के API मनवीर परदेसी, सुनील कवलकार तिवारी, सुरेश गवई, राहुल गवई, भूसावल रेलवे पुलिस के सुरेश सरडे, किशोर बड़े, शब्बीर शेख, महेंद्र पाटिल, खामगांव के उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल, संदीप गाड़े, बालाजी महाजन, सुधाकर थोरात, नितिन भालेराव, देवेंद्र शेलके, रविंद्र कन्नर, शेख जावेद आदि घटनास्थल पहुंचे। उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप पाटिल ने जांच चक्र घुमाकर उपरोक्त तीनों आरोपियों को चंद घंटों में ही हिरासत में लिया। खामगांव ग्रामीण पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। जांच कार्य जारी है। खामगाव ग्रामीण पोलीस हद्दीमध्ये पारखेड गावामध्ये 2 जे आते भाऊ आणि मामी भाऊ नाते असलेले यांच्यामध्ये वाद होऊन रात्री त्यांनी त्याच्या भावाच्या मदतीने सदर इसमाचा गळा आवळून त्याच्या डोक्यात मारून खून केला आणि त्याला रात्रीच ऑटोमध्ये टाकून नांदुरा पोलीस हद्दीमध्ये रेल्वे स्टेशनला रेल्वे पट्टीवर रात्री 1:30च्या सुमारास टाकले। नंतर आपल्याला माहिती मिळाल्यावरून सकाळी आपण तपासणी चक्र फिरवले आणि त्यात आरोपी निष्पन्न करून 3 आरोपींना ताब्यात घेतलेला आहे आणि गुन्हा दाखल करून पुढील कारवाई करत आहोत।
खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की यह रिपोर्ट। शेगांव तहसील अंतर्गत माटरगांव में 21 जून 2018 को दोपहर 2 बजे अचानक बिजली और तेज बारिश शुरू हो गई। इस बीच सैयद इलियास अपनी बेटी रुखसाना बी के साथ खेत में काम कर रहा था। बारिश और बिजली को देखते हुए दोनों एक पेड़ के नीचे पनाह लेकर खड़े हो गए, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि उसी समय बिजली उसी पेड़ पर गिर पड़ी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर सुनते ही माटरगांव में शोक का वातावरण निर्माण हो गया। दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए खामगांव के सामान्य अस्पताल लाया गया। यहाँ पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने अस्पताल पहुंचकर मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। पहले ही सारे राज्य के किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर दरियापुर बाजार समिति में दलाल तथा व्यापारियों द्वारा किसानों को लूटा जा रहा है। तुमचा नेहमीचा प्रॉब्लेम तुम्ही काय म्हणाले 12 महिने प्रॉब्लेम तुमचा नेहमी प्रॉब्लेम म्हणजे 10 वेळा झाला मी तुमच्या सोबत काट्यावर आलेलो नेहमी म्हणणार नेहमी प्रॉब्लेम तुम्ही म्हणता आहे म्हणता म्हणजे बोलायची पद्धत तरी तुम्ही म्हणणार म्हणून मी म्हणणार शेतकऱ्याचा माल घेऊन आले म्हणून मी म्हणणार ऐकून घ्या शेतकऱ्याचा माल घेऊन आले म्हणून मी म्हणणार मी म्हणाल की माल मोजून घ्या म्हणजे काही मोजून घ्या काय म्हणजे तुम्ही घरला कसा काय करतो तुम्ही हे मला सांगा आरामात बोला तुम्ही हे पाय बोट खाली करा बोट खाली ठेवा बोट खाली करा नाटक करू तुम्ही मला सांगा ढेगेदार तुम्ही तर काय सॅम्पल घेऊन राहिले नियम आहे का आपला इथला त्यांना काऊन विकली कोण तुम्ही कशी काय घेतली सांगा त्यांना काय विकली तुम्ही कशाला घेतली शेतकऱ्याला माल पाडी घेतली का त्यांना काऊन विकली अरे तुम्ही सांगा काय झालं विकली म्हणून आलो मी तिथं तुम्ही असे घेता माल शेतकऱ्यांना माल काही द्यायला घरून माल घ्यायला द्यायला लक्ष मग नाटक लोकांसोबत करा माझ्यासोबत नाटक करायची तुम्ही असता शेतकऱ्याचा माल विकत घ्या तुम्ही साहेब काय मग तुम्ही इथं पद्धत कशी आहे माल घ्यायची पद्धत कशी आहे आंदोलन घेताय तुम्ही माल कशाला बोलावला शेतकरी माल कशाला मार्केट में। बाजार समिति में किसान अपनी फसल बेचने लाते हैं। यहाँ उनके फसल की नीलामी की जाती है, लेकिन नीलामी के बाद कुछ व्यापारी दलालों से मिलकर किसानों की फसल को 500 से 600 रुपए कम देकर फसल की खरीदी करते रहे हैं। खल्लार के किसान नसीब साहब मेहताब शाह ने 12 बोरे चना बाजार समिति में बिक्री हेतु लाया। मिलिंद राठी द्वारा इस चने की नीलामी की गई, तब 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चने की बोली लगाकर नसीब शाह ने अपना चना बेचा, लेकिन कुछ देर बाद उनका चना 2800 रुपए की दर से मांगा गया। माल मार्केट मध्ये काय आणला म्हणजे विनाकारण आणतात का डायरेक्ट तुमच्या काट्यावर आणता नसता लागावून शेतकऱ्यांना माल तो कोणता अडते मला वाटतं घेऊन तुम्हाला आणतो तुम्ही माल तिथं घेता नंतर माल वाढता कोणावर घेतला बाजार समितीत माल शेतकरी बाजार समितीत माल एक मिनिट आहे का बाजार समितीत माल विकायला येते अडचणीचं काम नाही आंदोलन दाखवून तुमचं घेणं काम नाही आपण हरास काय करतो सांगा साहेब माल कास्तकारांना अडत्याने विकला तुम्हाला तुम्ही अडत्याचे म्हणजे तुमच्या अडते लागलेला तुम्ही तिथं माल लागले मला एक तुम्ही सांगा तुम्ही काय सांगून राहिले तुम्ही काय सांगून राहिले की मी असा माल फक्त एक्झाम्पल पाहिला दाखवला पाहिजे तुमचा विश्वास नाही तर कशाला घेतला तुम्ही पाहिला कोण नाही तुमचं काम तिथं पाहा नाही इथं आल्यावर माल खात्यावर लागल्यावर तुम्ही माल पाडता ढेर घेतली तुम्हाला एक सारखा माल लागत एक सारखा ढेर मध्ये माल एक लागत ना गुळा बांधून तुम्हाला मी म्हणतो तुम्हाला माल घ्यायला लागते हे असे शेतकऱ्याला माल घेतो ना घ्यावं लागते मग नाही का पद्धत इच्छा ते खराब कंप्लीट करून द्यायची तुम्ही माल घेऊ नका ना सॅम्पलवर तुम्ही सहा पाटल्यानं व्यापाऱ्यांनी। इस संदर्भ में नसीब शाह ने अपना माल बेचने से मना कर दिया और न्याय मांगने हेतु बाजार समिति के संचालक गोपाल अरबर से मुलाकात की। गोपाल अरबर ने तुरंत खरीदार मनोहर राठी को जवाब मांगा, लेकिन राठी ने कुछ बोलने से मना कर दिया। इस वजह से संचालक गोपाल अरबर व किसान नसीब शाह ने संबंधित व्यापारी पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग सहायक निबंधक से की है। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होली की यह रिपोर्ट। जिले के आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के निवासी प्रदीप पागुर बीते शुक्रवार की शाम जब अपना व्यक्तिगत कार्य निपटाकर अमरावती से रामासौर जा रहे थे, तो विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आसेगांव थाना क्षेत्र के प्रदीप बबनराव पागुर उम्र 32 वर्ष अपनी दुपहिया क्रमांक MH27 BS 8915 से अमरावती से रामासौर लौट रहे थे। जब प्रदीप अपनी दुपहिया से आष्टी फाटा के पास पहुंचे थे कि विपरीत दिशा से आए ट्रक क्रमांक AP 21 JO 005 की चपेट में आने से प्रदीप की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जांच वलगांव पुलिस कर रही है।
शनिवार 23 जून 2018 से भारत के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य महाराष्ट्र में प्लास्टिक और थर्माकोल बैन हो गया है। अधिसूचना के मुताबिक प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी कोई भी चीजें अगर दुकान या घर पर रखी या इस्तेमाल की तो 5 से 25,000 रुपए जुर्माना लगेगा तथा जेल भी हो सकती है। प्लास्टिक और थर्माकोल से बनी कैरी बैग, ग्लास, चम्मच, प्लेट, थाली, तरल पदार्थ रखने वाले प्लास्टिक, प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल, डेकोरेशन आइटम आदि पर पाबंदी लगाई गई है। तो दवाई के पैकिंग में उपयोग होने वाली प्लास्टिक, फूड ग्रेड प्लास्टिक, कंपोस्ट पैकिंग बैग, खेती में उपयोग होने वाली बैग, एक्सपोर्ट होने वाले सामान की पैकिंग में लगने वाला प्लास्टिक आदि पर सरकार की ओर से छूट दी गई है। यदि फिर भी कोई पकड़ा जाता है तो पहली बार पकड़ा गया तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना, दूसरी बार में 10,000 रुपए तक का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25,000 रुपए जुर्माना साथ ही 3 माह की जेल हो सकती है। पन्नालाल नगर निवासी सुभाष लवारे मनपा शाला में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। सुभाष लवारे 30 जून 2005 को सेवानिवृत्त हुए। इनकी कारंजा लाड़ तहसील के ग्राम ढंगारखेड़ा में करीबन 35 एकड़ जमीन है। सुभाष लवारे और उनके भाई के बीच बंटवारा हो चुका है। उनके भाई ओंकार लवारे और ओंकार का बेटा अतुल गांव में ही रहकर किसानी करते हैं। कुछ महीनों से हल्दी घोटाले का वृत्त विविध वृत्तपत्रों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। इस संदर्भ में ओंकार कुछ दिन तक गांव से फरार भी हुआ था। उसके तरफ कई लोगों के पैसे होने से उसे पैसे मांगने के लिए कई लोग मिलने आ रहे हैं, लेकिन इस प्रकरण से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसी जानकारी सेवानिवृत्त शिक्षक सुभाष लवारे ने एक प्रेस वार्ता में दी। इस प्रकरण में सुभाष लवारे को भी आरोपी बनाकर उनके खिलाफ कलम 420, 406, 38 अनुसार मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें उन्हें अदालत की ओर से बेल मिल चुकी है। बावजूद इसके उन्हें पुलिस प्रताड़ित कर रही है, ऐसा आरोप भी प्रेस दौरान लगाया गया है। अपंग, अनाथ, निर्धन, विधवा, वृद्ध एवं वंचित जनों के सेवा में सतत संलग्न नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा आत्मीय स्नेह मिलन एवं भाषा महासम्मान समारोह का आयोजन श्री राम दीपार्चन मंगल कार्यालय राजापेट चौक अमरावती में रविवार शाम 5 बजे से किया जा रहा है। नारायण सेवा संस्थान की स्थापना श्री कैलाश मानव द्वारा वर्ष 1985 में एक मुट्ठी आटा एकत्र कर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पूज्य कैलाश मानव ने प्रतिदिन आसपास पड़ोस के घरों में एक मुट्ठी आटा अनाज एकत्र कर कुछ व्यक्तिजनों को भूख की तृष्णा मिटाने हेतु एकत्र कर उनको वितरण करने हेतु अभियान चलाया। प्रारंभ में इस कार्य में परिवार के सदस्य तथा गिनती के मित्र थे, जो आज लगभग 1000 साधक साधिकाएं मानवता के कल्याणकारी कार्य में पूज्य कैलाश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा एवं पुण्य का कार्य कर रहे हैं। संस्थान में प्रतिदिन लगभग 100 निःशक्त जनों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन के समय से लेकर और बाद में भर्ती रहने तक सभी प्रकार की दवाइयाँ तथा साथ में आए परिजनों को निःशुल्क आवास व भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। संस्थान में अब तक लगभग 3,27,000 से अधिक निःशक्त जनों के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। प्रतिवर्ष लाखों लोगों को निःशुल्क जांच की जाती है। असहाय वृद्ध एवं वंचित जनों एवं चयनित एवं पंजीकृत कर उनको निःशुल्क राशन वितरण किया जाता है। इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता में संस्था के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने दी अधिक जानकारी। और नारायण सेवा संस्थान के द्वारा आत्मीय स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है अमरावती में। उसमें नारायण सेवा से जुड़े हुए सभी दानदाता और भामाशाहों का सम्मान समारोह है। और जो नारायण सेवा से सेवा कार्य से जुड़े हुए सभी लोग, जैसे बहुत टाइम हो गया और उदयपुर नहीं आ सकते, या और कोई जो नारायण सेवा संस्थान के बारे में जानकारी चाहते हैं, उन सब के लिए जो नारायण सेवा संस्थान उदयपुर में जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी रहेगी। और जो नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ से जुड़ सकते हैं। और नारायण सेवा संस्थान मतलब कि 85 से यहाँ सेवा कार्य कर रही है उदयपुर राजस्थान में। नारायण सेवा संस्थान में 12 हॉस्पिटल बने हुए हैं और 400 से 500 पेशेंट रोज चेकअप के लिए आते हैं और 70 से 80 ऑपरेशन रोज होते हैं। और नारायण सेवा संस्थान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान तक का पेशेंट इलाज करवाने के लिए आते हैं। और मतलब इतने दूर से इलाज इसलिए करवाने के लिए आते हैं कि वो फ्री में भी होता है और अच्छा भी होता है। और नारायण सेवा संस्थान के मतलब रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी रहती है, वहाँ से पेशेंट को हम लेके जाते हैं, ऑपरेशन ट्रीटमेंट करके फिर वहाँ रेलवे स्टेशन ला के छोड़ते, तब तक किसी पेशेंट का रुपया नहीं लगता और उनका रहना खाना पीना बिल्कुल फ्री रहता है। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।